हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 5, जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम अच्छे से सीखने वाले हैं। इसमें सेल डिवीजन भी आएगा। जितने भी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है सबको इसमें क्लियर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और यहाँ से बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट होता है। इसका स्टार्ट होता है बायोलॉजी। जो 4 चैप्टर अपने पास अभी पढ़े हैं हमने 1 से लेकर 4 तक, वो केमिस्ट्री पार्ट था। अब ये बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट होता है। चलिए तो सीखते हैं इसे। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो भाई, अपने पास क्या है? कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक। ठीक है, माने रॉबर्ट हुक कौन था? जिसने कोशिका की खोज की थी ना, वो था मिस्टर रॉबर्ट हुक। कौन था जिसने कोशिका की खोज की थी? वो था मिस्टर रॉबर्ट हुक था। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे वर्णन चल रहा है। क्या चल रहा है उन्हीं के बारे में? वर्णन। ठीक है ना, क्या वर्णन चल रहा है भाई, देखते हैं। ठीक है, तो का जो कॉर्क की पतली काट है ना, और यहाँ पर जो रॉबर्ट हुक आया है जिसने कोशिका की खोज की थी, है ना। एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। अपने अपना शरीर की जो मौलिक इकाई है वही है कोशिका, सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई। ठीक है ना, चले आगे। हाँ, हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। माने पहले सूक्ष्मदर्शी नहीं थी, इसी ने रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी बनाए खुद के द्वारा। खुद से ही सूक्ष्मदर्शी बनाए और उसके द्वारा इसने देखा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। क्या कहा रॉबर्ट हुक ने? इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। माने पहला नाम दिया था। कोशिका की खोज भी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने ही की थी। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। उपरोक्त घटना उपरोक्त घटना उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। मानी जो कोशिका है अपने शरीर का सूक्ष्मतम पार्ट है, मानी छोटे से छोटा पार्ट है कोशिका, लेकिन बोलते ना बहुत छोटा बहुत है। लेकिन इसी की जब इसी की खोज हुई तो बहुत कुछ मानी इतिहास में बहुत कुछ बना दिया ना इसकी खोज के कारण। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। सजीवों में अलग अलग क्या होते हैं? एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग हुआ। माने शरीर के अंदर देखो, कुछ एक जीव हैं जो एक कोशिकीय भी हैं, और अपन जैसे जो जीव हैं ये बहुकोशिकीय जीव हैं। अपन भी तो जीव ही हैं। ठीक है ना, तो अपनी जो कोशिकाएं हैं अपने शरीर के अंदर बहुत सारा, अपना जो शरीर है बहुत सारी करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जबकि काफी सारे ऐसे जीव हैं जो एक कोशिका से भी बने हुए हैं। उनको भी इसमें इस चैप्टर में हम मेंशन करेंगे, है इसके अंदर एनसीईआरटी में है। आज तक यहाँ किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करेंगे कोशिका के विषय में, है ना। भाई मेरे से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया नहीं जाता। देखो, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं बहुत जोर जोर से, मज़ा नहीं आ रहा, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए, तो ऐसा नहीं भाई, मेरे गले में दिक्कत है, बहुत तेज मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, तो सजीव जिससे बने होते हैं। सजीव किससे बने होते हैं? तो कोशिकाओं के बने होते हैं सजीव, है ना। क्वेश्चन आता है भाई सजीव काहे के बने होते हैं? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए 1 नंबर का, सजीव काहे के बने होते हैं? कोशिकाओं के, सेल्स के बने होते हैं। प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लो। चिमटे की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर भीतरी तरह से, मानी भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख लेते हैं। इससे
झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करें? हम इस झिल्ली का भाई क्या करें? अब देखो कुछ तो करेंगे। अब जो झिल्ली ली कांच किसकी, आप लोगों ने देखा होगा प्याज, प्याज की प्रत्येक परत पे एक छोटी छोटी सी परत हटती है, बिल्कुल पारदर्शी सी होती है थोड़ी वो, लेकिन बहुत लेयर होती है, बहुत पतली होती है वो। एक कांच की स्लाइड लो और इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वॉच ग्लास होता है जिसमें से आर पार दिख जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ खून टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, वहां पे उन स्लाइड्स का यूज होता है, ठीक है ना। हाँ, झिल्ली के इन छोटे छोटे टुकड़ों को इस स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद सेफामाइन 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 क्या डालनी है? एक बूंद सेफामाइन, कोई केमिकल होगा की बूंद डालो और इसे इसे कवर करो, माने ढक दो। क्या कर दो इसे भाई? कवर कर दो सेफामाइन डाल के, ठीक है ना। सेफामाइन डाल के क्या कर दो? इसे कवर कर दो। तो भाई अब क्या करें आगे? मानी सिल्प से ढक दो, सिल्प से ढक दो। कवर सिल्प कवर सिल्प को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले न आने पाए। माने ऐसे रखना है कि वायु की बुलबुले नहीं आए। अपने अध्यापक से सहायता ले। अपने हमें हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखें। माने स्टार्टिंग में तो हमें क्या करना है? नॉर्मल जो सूक्ष्मदर्शी है उससे इसको देखना है, नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से देखना है। फिर बाद में इसको उच्च सूक्ष्मदर्शी माने बहुत ही ज्यादा HD सूक्ष्मदर्शी से देखना है, जो हाई क्वालिटी का दिखा। ये है आपका सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। माइक्रोस्कोप बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी को, क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। माने सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? छोटी चीज को बढ़ा करके देखती है। छोटी चीज माने छोटे छोटे पार्टिकल्स को बढ़ा करके देखने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शी क्या होती है? बहुत दूर की चीजों को बढ़ा करके अपने पास देखना ही क्या कहलाता है? दूरदर्शी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ इनकी भुजाएं उजाएं हैं। ये है सूक्ष्मदर्शी, इसमें काफी सारे लेंस वगैरह भी लगे रहते हैं। अब आगे चलते हैं। आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? क्या यह चित्र जैसी दिखाई देती है? ये देखो, ये वो कागज की झिल्ली, वो थी झिल्ली, कागज की नहीं, जो प्याज था, ऑनियन था, उसकी ये झिल्ली है। और उसको यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे उसने काफी सारी कोशिकाएं देखी। कोशिकाओं में उन्होंने केंद्रक देखी। कोशिकाएं जो पूरी है ये कोशिका है, और कोशिका के अंदर जो ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, ये क्या है? कोशिका का केंद्र। क्या है? कोशिका का केंद्र। चलिए भाई आगे। आगे बोला कि अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से ऐसा स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा नहीं, या भिन्न भिन्न? ठीक है। ये संरचनाएं क्या हैं? जो कांच में हमने संरचनाएं देखी वो क्या थी? वो कोशिकाएं थी। क्या थी? कोशिकाएं थी। और कोशिकाओं क्या कहता? उनके अंदर केंद्रक था, ठीक है। यानी ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। एक कोशिका अगर एक जीव में है तो सभी कोशिका समान ही रहेगी, है ना। सभी कोशिका क्या रहेगी? समान, तो एक जैसी दिखाई देती है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना मानी सल्क कंद कंद बनाते हैं, जैसे प्याज। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। झिल्ली बहुत चिन्नी होती है। एक शलगकंद प्याज की मूलभूत इकाई है। एक शलगकंद क्या है? प्याज की मूलभूत इकाई है। इस संरचनाओं को कोशिकाएं कहते हैं। ये जो संरचना हमें दिखाई दी थी, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, ये सभी की सभी क्या थी? कोशिकाएं, सेल्स थी। क्या थी मेरे भाई? ये सभी की सभी क्या थी? कोशिका। मान मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को हम कोशिका कहते हैं, सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स। न केवल प्याज बल्कि जितने जीव
जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं, जो कुछ जीव हैं एक कोशिकीय माने उनमें केवल एक ही कोशिका होती है। कितनी कोशिका होती है? केवल एक ही कोशिका होती है, एक से ज़्यादा कोशिकाएं नहीं होती है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद, आवर्धक लेंस का मतलब होता है मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? मानी जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने वाला लेंस होता है उसे मैग्नीफाई लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस या आवर्धक लेंस कहते हैं। जब उसकी खोज हुई ना तो भाई ये मान लो फिर तो खोज ही खोज होने लग गई, है ना। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चलता है कि एक मात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा मानी एक कोशिकीय जो जीव है उनमें केवल मात्र एक ही कोशिका होती है, एक से ज्यादा कोई कोशिका नहीं होती है। और उसके अपने पास कुछ एक उदाहरण है। एक तो अपने पास देखो ये रहा अमीबा, एक है आपका क्लेमिडोमोनास। क्या है? क्लेमिडोमोनास, क्लेमिडोमोनास। एक है पैरामीशियम और एक है बैक्टीरिया। ये एक कोशिकीय जीव हैं जिनमें मात्र एक कोशिका होती है और हमारे शरीर के अंदर करोड़ों कोशिकाएं। तभी तो अपने शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरस पता नहीं कहाँ से भी घुस जाते हैं, पता ही नहीं लगता है और हमें बीमार कर देते हैं। हो सकती है इन जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। माने इन जीवों को क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। इनके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई। फंजाई मानी कवक, ठीक है ना। जो कवक आप लोगों ने देखा होगा, फंगस समझ लीजिए। कवक फंजाई जो आप लोगों ने देखा होगा, नीला हरा नीला हरित शैवाल देखा है आपने? नीला हरित शैवाल, काई जो गांव के अंदर तालाबों के अंदर रहती है, जहाँ पर पानी नलका रहता है, नलके के नीचे हरी हरी कज्जी जम जाती है, उसे हम कज्जी कहते हैं। ये वही फंगस होता है। क्या होता है? फंगस, कवक। क्या कहते हैं इसे? कवक, ठीक है ना। तो ये कवक है ना। तो पादप और जंतु, क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित होता है, विकसित हुआ है। कैसे कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी अपूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अपने शरीर के अंदर जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो बिल्कुल एक छोटी सी कोशिका से अपना शरीर बनने लगता है और धीरे धीरे कोशिका में तीव्र गति से वृद्धि होते हुए अपने शरीर का विकास होता है। और कोशिकाएं बिल्कुल पूरे शरीर के अंदर सेम ही होती हैं, है ना। यहाँ पर ये थोड़ी अलग भी रहती है अपने शरीर में। जैसे शुक्राणु की कोशिका अलग होती है, अंडाणु की अलग रही, है ना। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? बताओ आप, कमेंट में डालो। अपने शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र की कोशिका अपने शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए आगे, अब चलते हैं मिस्टर रॉबर्ट हुक की तरफ चलते हैं। ये रहा कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। अभी हमने जान लिया था कि सन 1665 के अंदर उनका शायद क्या था, कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में कब लगाया था? 1665 में। कब लगाया था? 1665 में लगाया था। उसने कोशिकाओं को कॉर्क की पतली काट में अन अनगढ़ अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। माने बिना बनी हुई सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है, नॉर्मल शीशा विशा का यूज करके उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया। लिवेन हॉक 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। मेरे भाई ये जो था ना रॉबर्ट हुक, इसने मृत कोशिका का पता लगाया था, जीवित कोशिका का पता नहीं लगाया था, ठीक है ना। पहली बार लिवेन हॉक ने देखा था किसी तालाब के पारितंत्र के अंदर। जो लिवेन हॉक है उन्होंने जीवित कोशिका देखी, ठीक है ना। माने सूक्ष्मदर्शिता पता लगाने के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगा। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन, ये रॉबर्ट वो तो हुक था अपना, अब ये ब्राउन और आ गया भाई साहब। रॉबर्ट ब्राउन माने ये भूरा था। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। भाई साहब रॉबर्ट हुक ने तो क्या कर दी, कोशिका की खोज। फिर जिंदी कोशिका किसने देखी? भाई साहब लिवेन हॉक ने देखी, ठीक है। 1774 में, 1674 या 1774 में,
कब देखी थी? 1674 में। ठीक है। फिर उसके बाद लिवियनहॉक ने क्या कर दिया, देख लिया उसे। फिर भाई साहब आ गए रॉबर्ट ब्राउन, इसने भाई साहब कोशिका के अंदर भी कोशिका केंद्र की खोज की, कोशिका के अंदर भी कोशिका को जो केंद्र है, सेंटर है, उसकी खोज की, है ना। कोशिका में केंद्र का पता लगाया। जेई पुरोकंज, जेई पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। भाई ये थोड़ी है कि कोशिका में केंद्र की होगा। 1839 के अंदर भाई साहब आ गया कौन सा, जेई पुरकिंजे, मानी पुरकिंज, ठीक है ना, पुरकिंजे है ये, पुरकिंज कुछ बोलते हैं इसको। तो इसने कोशिका के अंदर भला हुआ पानी जो होता है ना, उसे एक जीव द्रव्य का नाम दिया। क्या नाम दिया? जीव द्रव्य का नाम दिया, साइटोप्लाज्म, है ना, कोशिका द्रव, जीव जीव द्रव्य का पता लगाया। जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडन 1838 तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु, सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। भाई स्लाइडन और स्वान आया, स्लाइडन और क्या आया, स्वान। एम क्या है, एम स्लाइडन और टी स्वान, एम स्लाइडन टी स्वान। स्वान मानी क्या होता है वैसे तो संस्कृत भाषा में कुत्ता होता है, परंतु ये कुत्ता नहीं था भाई, देखो आदमी ही था। ठीक है। माने इकाई विचारो वीरचो, माने एक और था वीरचो, जिसने 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। फिर बाद में 18 वीरचो आ गया 1800 किसमें, इसने बोला कि भाई पहले की जो कोशिका है ना, उनसे नई कोशिका क्या होती है, कोशिका विकसित होती है, कोशिका का विभाजन होता है, नई कोशिका बनती है, सेम टू सेम बनती है। फिर उसके बाद में 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। अब पहले तो भाई साहब जो रॉबर्ट हुक था उसने तो कोशिका का पता लगाया। फिर उसके बाद में एक और आ गया भाई साहब जिसने लगा दिया, लिवेनहॉक ने, कि भाई इसमें केंद्रक भी होता है। फिर आ गया भाई साहब कि भाई इसके अंदर कुछ पानी भी भरा होता है। फिर जैसे जैसे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आ गए, तो फिर उसमें जितने भी चीज़ें थी सबका पता लग गया। ठीक है ना, सबका पता लग गया उसमें। अब चलते हैं आगे कि और क्या क्या पता लगा। ठीक है, आगे क्रियाकलाप क्या है। सलाड आगे बोल रहा है कि हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की स्थायी स्लाइड बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, स्लाइड बना सकते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है कि सभी कोशिकाएं कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती है। बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है। क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? बिल्कुल, संरचना भी एक जैसी है। क्या पादप के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? हाँ, पादप में पाए जाने वाली कोशिकाओं में कुछ अंतर होगा, क्योंकि बाहर वाली जो उसकी जो छाल है उसमें अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी और अंदर वाली में अलग प्रकार की होंगी। उनके बारे में देखेंगे क्या बोल रहा है। हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? सभी में केंद्रक होता है, और भी कुछ होगा उसके बारे में भी आगे हम देख लेंगे कि और उनमें क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं भी हो सकती हैं। विभिन्न निम्नलिखित तस्वीरों को देखो, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। अब मानव शरीर में देखो सभी प्रकार की कोशिकाएं, मतलब जो शरीर निर्माण में जो कोशिकाएं हैं वो तो समान प्रकार की होती हैं, लेकिन ब्लड की कोशिकाएं अलग प्रकार की दिखाई देगी। चिकनी पेशियों की कोशिकाएं लंबी दिखाई दे रही है। तंत्रिका कोशिकाएं आपको पता है ऐसे करके कुछ ऐसे करके होती है, ठीक है, ऐसे करके और फिर यहाँ लंबा सा कुछ होता है, फिर यहाँ टुकड़ा, फिर ऐसे टुकड़ा, फिर इधर कुछ करके निकला रहता है, ये तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, एक्सोन जिसे बोलते हैं, शायद क्या बोलते हैं इसे, एक्सोन बोलेंगे, है ना। तो तंत्रिका कोशिका हो गई ये वाली, ये तंत्रिका कोशिका है। फिर आँख की भी कुछ कोशिका होगी, है ना, आँख जैसी दिखाई दे रही है। या वसा की कोशिका, ये किसकी कोशिका है, वसा की। और शुक्राणु की कोशिका देखो कितनी सी होती है, और अंडाणु की कोशिका कितनी बड़ी होती है। ठीक है, शुक्राणु की, इसीलिए कहते हैं
कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु की कोशिका। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु की कोशिका। अंडाणु तो काफी बड़ा होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ये है ना, ये जो है कौन सी बताओ? तंत्रिका कोशिका। ठीक है ना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। और ये अस्थि कोशिका है ना, अस्थि कोशिका ये होगी। और ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा ना, ये तंत्रिका कोशिका है, इसके नीचे आ गया चित्र। ओके, आगे आएगा तो हम देखेंगे। मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं। अब देखो भाई, कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। मानी सभी समान नहीं होती है, लेकिन उनका जो कार्य है उनके आधार पर कोशिकाओं का आकार होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिक अमीबा हो गया। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग इस तरह रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी जीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में भी श्रम विभाजन होता है। जैसा कि मनुष्य में इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन आदि। इसी प्रकार एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन इन कोशिकांगों के कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं कोशिकांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। इनके कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है। कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है उनके अंदर केंद्रक होता है, गोल्जिकाए होता है, केंद्रक होता है, साइटोसोम्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, जीव द्रव्य होता है, और उसके कोशिका द्रव्य होता है। ये काफ़ी सारे उसके अंदर चीज़ों, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, काफ़ी सारे कोशिकांग हैं। उन सबको यहाँ पे अध्ययन में हम सीखने वाले हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कोशिकांगों और अपने सभी कार्य करती हैं। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। मानी सारे के सारे मिलकर जो एक विशिष्ट कार्य करते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका के अंदर भी काफ़ी सारे अंगक हैं। सारे अंगक मिलकर विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकांग होते हैं। सभी कोशिकाओं में क्या होते हैं? एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके कार्य क्या हैं, इसमें किस जीव में पाई जाती है या अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। मान लीजिए जीव कोई सा भी हो, सभी के अंदर ये पाई जाएगी। जीव में ध्यान रहे कि आप बोलोगे कि नहीं पेड़ पौधे की कोशिका ये वाली कोशिका समान होती है, नहीं, दोनों अलग अलग होती हैं। अब कुछ क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की। अब कोशिका की खोज तो भाई साहब रॉबर्ट हुक ने की थी, और उन्होंने एग्जाम्पल बताया है कि क्या लिया था उन्होंने। हाँ, स्लाइड ली थी और उस पर क्या रखा था? जो प्याज की परत है वो रखा था और उसको आवर्धक लेंस से देखा था। ठीक है। उन्हें पता नहीं था कि इसके अंदर और क्या क्या, लेकिन उन्हें आकार दिखाई दिया था कोशिका का और केंद्रक दिखाई दिया था। ठीक है ना। केंद्रक नहीं दिखाई दिया था, केवल कोशिका दिखाई दी थी। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कोशिका से ही अपने शरीर का निर्माण होता है, और अपना शरीर जो है बहुकोशिकीय है, और इनके अंदर प्रत्येक कोशिका अपने शरीर में कार्य करती है। प्रत्येक कोशिका का अपना एक कार्य होता है। जितनी भी हम एक जो एनर्जी लेते हैं बाहर से, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वह ब्लड के थ्रू कोशिकाओं तक पहुंचता है, और कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ श्वसन होता है। श्वसन में जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है उसका दहन होता है, और दहन होने के बाद एनर्जी जनरेट होती है।
क्या जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। तो ध्यान रहे, ये पेट में खाना जाने से हमें एनर्जी नहीं आती, प्रत्येक कोशिका तक जब वो कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है, वो खाना जब पहुंचता है, उसका जो रस पहुंचता है, तब जाके अपने एनर्जी मिलती है। क्योंकि पावर हाउस ऑफ कोशिका किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, वहीं से पावर मिलती है पूरे शरीर को। चलिए आगे है, कोशिका कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। अब ये भी देखना पड़ेगा भाई, कोशिका काय काय की बनी है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब हम आगे देखेंगे एक एक चीजों। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, मानी छोटे छोटे काफी सारे अंगक होते हैं, घटक होते हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है, यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे। प्रत्येक कोशिका में 3 गुण क्या दिखाई देंगे, 3-4 गुण जो है वो स्पेशली दिखाई दी जाएंगे। पहला है प्लाज्मा, प्लेज्मा, पहला क्या है प्लेज्मा। दूसरा है झिल्ली, मानी कोशिका की जो बाहर की झिल्ली होती है ना, उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। फिर उसमें एक केंद्रक होता है। फिर कोशिका द्रव्य, मानी उसके अंदर जो भरा हुआ पानी है कोशिका के अंदर, उसे हम कोशिका द्रव्य इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये तो प्लेज्मा तो है ही, इंग्लिश ही है। और ये झिल्ली को मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या है, कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। केंद्र को सेंटर कहते हैं, है ना। और कोशिका के द्रव्य को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ देखें कैसे। आओ देखें तुम्हें दिखाएं झांके साइंस विज्ञान के। चलिए, अब मैं तो ऐसे ही गा रहा हूँ जोड़ जाड़ के, कुछ आता नहीं है मुझे गाना गाना है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है पढ़ने, बताते रहो भैया ना, कमेंट कमेंट कर दिया करो यार आप लोग। हम मेहनत करते हैं कि हम भी सीखें और आपको भी कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। ठीक है ना। कहीं भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, हम सब चीज़ें बना के देंगे। ठीक है ना। परंतु आप बस हमें कमेंट करते रहिए। क्या करते रहिए, कमेंट। हमारा पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर। ठीक है। चले आगे, प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। अब आ गए, प्लेज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली एक ही है। मानी कोशिका झिल्ली की सबसे बाहरी परत, जो कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है और कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से क्या करती है, अलग करती है। प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। जो प्लेज्मा झिल्ली है कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी क्या करती है, रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, ये भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है। क्या करने वाले हैं भाई, सीखने वाले हैं। अब लो भाई, कोशिका में क्या क्या कला है ना। कोशिका ये थोड़ी है कि चलो कुछ ही वो है चीजें हैं उसमें, नहीं, कोशिका में तो बहुत कुछ चीजें हैं। अब आगे आ गया, वह कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरित प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती है। अब मैंने बोला कि भाई श्वसन कहाँ होता है, श्वसन फेफड़ों में होता है, नहीं, कोशिका में होता है। ठीक है ना। श्वसन कहाँ होता है, कोशिका में। दहन भी कहाँ होता है, कोशिका में होता है। क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लिए कहाँ गए, फेफड़ों में। फेफड़ों की जो वॉल्स हैं उनके अंदर क्या आता है, ब्लड है। ब्लड में ये ऑक्सीजन और जो वातावरण से जितनी भी हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं या फिर नाइट्रोजन ले रहे हैं, क्योंकि वातावरण में 21% ही तो है ऑक्सीजन, बाकी तो नाइट्रोजन तो कुछ गैसें हैं। कुछ गैसें तो माइनर जाती है, लेकिन नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में जाती है, परंतु उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ऑक्सीजन जो जाती है 21%, इसके अंदर से लगभग 16% अपना शरीर कंज्यूम करता है। मानी जो अपने जो कोशिका है उसको 16% कंज्यूम करता है 21% में से। जब ये वापस आता है तो उसके साथ कौन सी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। क्योंकि जब ऑक्सीजन और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका दहन होता है, तब कुछ जल बनता है, कुछ एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब जब कोशिका के अंदर जाएगी ऑक्सीजन, तो अंदर जा रही है, विसरित हो रही है, अब बाहर भी तो आएगी भाई, उसका दहन हुआ तो फिर क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अपनी गाड़ी चलती है मोटरसाइकिल, जब मोटरसाइकिल के अंदर क्या जाता है,
समझो कार्बोहाइड्रेट क्या है, पेट्रोल उसका, और उसमें आग लगाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, और निकलता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उसमें से जनरेट होता है। तो अपना शरीर भी एक मोटरसाइकिल की तरह ही है, मतलब एक गाड़ी के इंजन की तरह ही है, ठीक है, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, में भी ऑक्सीजन चाहिए। हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे भाई साहब चाहिए पेट्रोल, डीजल, गैस, काफ़ी सारी चीज़ें से चलता है, तो वो सब चीज़ें चाहिए, समझ गए ना। तो जिस प्रकार से एक इंजन दहन होता है, उसी प्रकार दहन होता है, उसी प्रकार अपनी कोशिकाओं में भी दहन होता है। और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड निकलती है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है, मोनोऑक्साइड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, हाँ नहीं होता यहाँ पे ना, मोनोऑक्साइड नहीं निकलता है। कभी कभार लैक्टिक एसिड जरूर बन जाता है, जब अपने शरीर के अंदर थोड़ा बहुत श्वसन की मतलब ऑक्सीजन की कमी आ जाए, माने अपूर्ण जब श्वसन होता है, तो ऐसी कंडीशन में अपनी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनती है। समझ लो कि मान लीजिए आप कभी खेलते वेलते नहीं हैं और आज क्रिकेट खेलने चले गए, सारे दिन क्रिकेट खेला, सामने आके पड़ गए, अरे मम्मी रे, पापा रे, अरे जीजी रे ऐसे करोगे नहीं करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि आपके हाथ पांव ऐंठ जाएंगे, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर दर्द होगा, क्योंकि बहुत दिन में जब हम कोई कार्य करते हैं तो दर्द होता है, क्यों, लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए थी उस टाइम खेलते टाइम, उतनी ऑक्सीजन हमारे नाक ने प्रोवाइड नहीं करवाई है, वातावरण में नहीं करवाया अपने शरीर को। तो क्या हुआ, पूरी पूरी तरीके से श्वसन नहीं हुआ, श्वसन नहीं हुआ तो क्या बन गया, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। और वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है, मांसपेशियों में। अब वो कब रहेगा, कब रिलीज होगा, जब आप पूरी रात सोएंगे, है ना, तो श्वसन लेंगे पूरी तरीके से, तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होगी, तब जाके वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आएगा। चलिए तो भाई, तो आ गया भाई अपने पास। हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। तो जो पदार्थ का जो मोशन है उच्च सांद्रता यानी हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी की तरफ मूव करता है, ठीक है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ क्या करता है, मूव मूव करता है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एक कोशिकीय अपशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाता है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका में जब इसका एक जगह रह जाता है तो इसका जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। अब सांद्रता तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ चलती है ना, और सांद्रता बढ़ेगी तो लो डेंसिटी की तरफ चली जाएगी, मतलब विसरित तो हो जाएगी। कोशिका में आगे अब कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मानी होता है दो, ठीक है ना, ध्यान रहे, डाई मानी होता है दो, मोनो मानी क्या होता है, मोनो मानी होता है मेरे भाई एक, डाई मानी क्या होता है, डाई मानी होता है दो, ठीक है, और ट्राई मानी क्या होता है, ट्राई, ट्राई मानी होता है भाई थ्री, ठीक है, और टेट्रा, टे टेट्रा 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 मानी होता है चार, पेंटा मानी पाँच, ठीक है, हेक्सा मानी सिक्स, इस प्रकार से ये बनता है। तो अभी तो अपने के क्या है, टू ही आया, ट्राई डाई आया की अपेक्षा सांद्रता कोशिका में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, मानी दोनों की जो सांद्रता है, डेंसिटी है, तो दोनों में डिफरेंस आएगा, तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो होगी, ठीक है। उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरित कुछ कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो वापस अब ऑक्सीजन आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई, ऑक्सीजन आ जाएगी, अंदर चली जाती है, माने ऑक्सीजन अंदर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है, कौन, ऑक्सीजन। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका है, माने कोई भी पदार्थ हो उनमें विसरण होना स्वाभाविक है, ठीक है। अगर लेन देन नहीं होगा, आदान प्रदान किसी चीज का नहीं होगा, तो उस का जो पोषण है पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा और वह नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि जो कोशिका है अपने शरीर में रोज बनती है और रोज मरती है, हजारों मरती है और हजारों जनरेट होती है। ठीक है, कोशिकाओं का रोज मरना चलता रहता है अपने शरीर में। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक, विभेदक का मतलब होता है पार कर जाना, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण, प्रासरण कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है तो उसे प्रासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थ की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक, विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। उच्च विलय इसकी ओर होता है, सांद्रता की ओर होता है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा पानी के विलय में रखें तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। निम्न लिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। कौन सी घटना हो सकती है? 3 घटना दी है। पहली है कि यदि कोशिका को तनु विलय, तनु का मतलब होता है मेरे भाई पतला, तनु का मतलब होता है क्या? पतला। आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो जो चीनी है नॉर्मल पानी में डाल दीजिए और एक चीनी से बनी हुई चाशनी जो गर्म करके, वो कितनी गाढ़ी होती है और पानी कितना पतला होता है। पानी में जो घुली हुई चीनी है वो कितनी पतली होती है। वह उसमें भी चीनी है, इसमें भी चीनी है, लेकिन ये बहुत पतला है, वो बहुत गाढ़ा है। तो तनु माने होता है पतला, और सांद्रण का सांद्रता का मतलब होता है सांद्रण या डेंसिटी कह सकते हैं एक तरीके से, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी है। तो कंसंट्रेशन, इंग्लिश हिंदी में क्या कहें, आने दो, सांद्रण, सांद्रण। ठीक है, मतलब जिसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है वो तो होता है आपका सांद्रण, और जिसकी प्योरिटी लो होती है वो होता है, कहने प्योरिटी का मतलब नहीं है यहाँ पे, कहने का मतलब है कि मान लीजिए अपने पास एक बीकर है, 2 समान है 100 ml के, 100 ml। ठीक है, एक और इधर 100 ml का ये है, और इसमें भी 100 ml। मान लीजिए हमने इसमें पानी डाल दिया 90 ml, 90 ml डाल दिया पानी। ठीक है, और 10 ml ये तो है जल, H2O, और इसमें हमने 10 जो ml है क्या डाल दिया, 10 ml हमने क्या डाल दिया, 10 ml हमने डाल दिया H2SO4, H2SO4 मानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर इस 100 में से हमने क्या किया, 50 ml डाल दिया वाटर, मानी H2L, वाटर डाल दिया, मानी पानी डाला, H2O डाला, क्या डाला, पानी, पानी हमने डाला। और जो 50 ml है, 50 ml हमने क्या डाल दिया, H2SO4, H2SO4। तो इसमें भी वही H2SO4, इसमें भी वही H2SO4, विलायक एक ही है, पानी, विलायक एक ही है, पानी, और विलय कौन है, H2SO4। परंतु H2SO4 की मात्रा एक साइड में तो कम है, एक साइड में ज्यादा है, तो हम इस वाले विलयन को तनु विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, तनु विलयन, तनु विलयन। और इस वाले विलयन को कंपैरिजन टू दिस, ठीक है ना, ये होगा सांद्र। क्या होगा, सांद्र। तो समझ में आ गया होगा तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है, राइट। चलते चलते यूं ही, ऐसे विलयन को अल्प प्रासरणी दाबी विलयन कहते हैं। अब देखो जरा, नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है तो में रखा गया है तो जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प प्रासरणी विलयन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे, आप समझ गए होंगे। चलते चलते यूं ही रुक जाते नहीं। अभी गाना कौन सा है मैं खुद ही नहीं जानता, परंतु कभी कभी मन करता है मेरा गाना गाने का। हाँ चले आगे मित्रों, चलते हैं और सीखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स। आगे अपने पास है, जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। इस प्रकार शुद्ध परिमाण यानी शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया
इसे कोशिका फूलने लगेगी। कहने का मतलब है कि जब जब कोशिका से जल बाहर आएगा और एक कोशिका से कोशिका के अंदर जाएगा, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो बाहर से अंदर जाने वाला है कोशिका में, उसका तो मात्रा ज़्यादा होती है, और अंदर से जो कोशिका के अंदर बाहर आता है कोशिका से, उसकी मात्रा कम होती है, लिमिट मात्रा। ठीक है ना। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को यानी तो समपराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे? समपराशरी विलयन कहेंगे। समपराशरी विलयन कहेंगे। आगे चलते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसीलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। क्या बोल रहा है, इसको समझेंगे अच्छे से। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आएगा। माने बाहर का तो कम सांद्र है, अंदर वाला ज्यादा सांद्र है। तो आपको पता है ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ परासरण होता है। तो ऐसी कंडीशन में अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरणी दाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसीलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विस्तृत की गई विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। कहने का मतलब यह है कि एक कंडीशन के अंदर यदि कोशिका के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी कम है, तो पानी ज़्यादा है, ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा वाला बाहर चला जाएगा और बाहर वाला अंदर चला जाएगा। लेकिन बाहर कम मात्रा है, अंदर ज़्यादा मात्रा है, तो जो क्या है, जो कोशिका है सिकुड़ जाएगी। ठीक है ना, कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। आगे है क्रियाकलाप अंडे से प्रासरण। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उनके कवच को हटाओ। इसका कवच अधिक सशक्त कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का जो तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहते हैं? HCl कहते हैं, जो कि अपने पेट में बनता है। कि कवच को में डालकर क्या करना है? हटाना है। इसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये बना होता है। एक पतली बाहें त्वचा झिल्ली अब अंडे को रखती है ना। एक छोटी सी झिल्ली होती है उस अंडे पे। उस झिल्ली के अलावा भी अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? एक और मेम्ब्रेन होती है, गहरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखेंगे? अंडा फूल जाता है, क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है। क्यों? क्यों? जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित होता है। इस इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी कर सकते हैं। देखो, अपने पास अगर कोई सूखी किशमिश है, उसको आप क्या डाल देंगे? पानी में डाल देंगे। सुबह तक जब आप उसको देखेंगे तो बाहर का पानी कहाँ चला जाएगा? अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अंदर का पानी कहाँ नहीं आएगा? बाहर। पानी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है, तो बाहर नहीं निकल पाता है। सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रख दो।
आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। जब उन्हें जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण करके फूल जाएगी, जल ग्रहण करके क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। और जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकाल कर सिकुड़ जाएगी। ठीक है ना। कहने का मतलब है यदि आप उसे स्टार्टिंग में यदि जल में रख दोगे तो फूल जाएगी, और जैसे ही आप उसके चीनी के घोल के अंदर माने क्या बोले, चाशनी के अंदर रख दिया तो सिकुड़ जाएगी, क्योंकि उसका अंदर का जल बाहर आ जाएगा, खींच लेगी उसे। एक कोशिकीय अलवणीय, एक कोशिकीय अलवणीय जल जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं, अधिकांश पादप कोशिकाएं, अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। भाई पौधों के अंदर जो जल ऊपर चढ़ता है वो किसके द्वारा चढ़ता है, परासरण के द्वारा। किसके द्वारा चढ़ता है, परासरण के। परासरण का मतलब समझिए आप लोग, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ क्या होता है, पानी मूव करता है। ठीक है, का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीव में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलिए। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवर्तन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के परिवर्तन में किसकी आवश्यकता होती है भाई, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लेज्मा झिल्ली, आगे आ गया। प्लेज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड्स तथा प्रोटीन की बनी होती है। जो प्लेज्मा झिल्ली होती है किसकी होती है, लचीली होती है और कार्बनिक पदार्थों पर, कार्बनिक अणु जैसे लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया की बनी होती है। ठीक है ना, इनकी क्या होती है भाई, बनी होती है। आगे चलिए, आगे जो क्रियाकलाप हुआ है उसके बारे में और कुछ एक सवाल पूछे गए हैं। चलिए, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से प्लाज्मा जो झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। माने कोशिका झिल्ली का जो लचीलापन है, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के बाहर, माने जो बाहर का पर्यावरण है, बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन, माने बाहर के पर्यावरण से अपना भोजन अंदर की तरफ, माने अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया से प्राप्त करता है। क्या करता है अमीबा, सॉरी, विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करें और इसके विषय में अपना अध्यापक से चर्चा करें। ठीक है ना, इंटरनेट से आप क्या करेंगे, इसके बारे में पता करेंगे। अब आगे दो प्रश्न और आ गए, इसके कौन कौन से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। ठीक है ना, तो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि जब ये कोशिका अंदर की तरफ रहती है तो हमने पढ़ा है कोशिका अंदर की तरफ, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर की तरफ रहता है तो वहाँ का जो फ्लूइड होता है, वहाँ की कंसंट्रेशन मानी सांद्रता बढ़ जाती है। तो सांद्रता बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो बहुत ज़्यादा सांद्रता वो निम्न सांद्रता की तरफ प्रसारित होती है, यानी विसरित होती निकलती है। जब ये बाहर की तरफ निकलेगी तो पानी अंदर की तरफ आ जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत पतली होती है, नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से इसे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ एक पदार्थ जैसे पानी जैसे पदार्थों को ही अंदर ले पाती है। आगे आ गए अपने पास कोशिका झिल्ली। कोशिका
झिल्ली, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना। कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, यही है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप कोशिकाओं में होती है ना, किस में होती है, पादप कोशिकाओं में, ठीक है। और वहां पे क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है ना, बनी हुई होती है। इससे सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। आगे आ गया। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। अपने पास एक क्रियाकलाप है, रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। रियो की पत्ती, कोई होगा ऐसा पेड़ रियो जिसका नाम है, रखकर एक स्लाइड बनाओ। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मैंने किसी भी पत्ते की, यदि पौधों की पत्ती को आप उठा लोगे और आप उसी में देखोगे तो उसमें छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल एक ही बात है ना। इसमें क्लोरोफिल, इसमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। माने क्लोरोप्लास्ट में एक हरा पदार्थ होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्तियों का कलर हरा होता है। क्या होता है भाई, हरा होता है बाबू, ओ मेरे बाबू। चलो आगे, आगे है स्लाइड। आगे आ गया अपना। माने स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्रण विलयन डालो। एक मिनट प्रतीक्षा करो और इसमें सूक्ष्मदर्शी से देखो हम क्या देख पाते हैं। किसे देखना है, सूक्ष्मदर्शी से देखना है कि हम क्या देख पाते हैं। ठीक है, 1 मिनट भाई। चलिए आगे, आगे है कि अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो। इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाती हैं। माने अगर आप गर्म जल में उबालेंगे, उबालेंगे तो गर्म होगा, स्वाभाविक है, तो मर जाएगी क्या, कोशिकाएं। अब एक पत्ती को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्रण विलयन, मानी कंसंट्रेटेड जो विलयन है, सॉल्यूशन डालिए। ठीक है, क्या करना है, डालना है। डालो, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो कि हम क्या देखते हैं। क्या हम जीव द्रव्य कुंचन देखते हैं, माने सिकड़ा हुआ देखते हैं। कुंचन मानी होता है सिकड़ा हुआ। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषित की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। माने इस एग्जाम्पल से यह पता लगा, इस क्रियाकलाप से हमें यह पता लगा कि भाई अगर कोई जीवित कोशिका है उसी के अंदर परासरण संभव है। परासरण का मतलब है कि कोई भी जो कंसंट्रेटेड चीज कोशिका से बाहर निकलना और कोई पतली चीज कोशिका के अंदर आना, इसे कहते हैं परासरण। आदान प्रदान, पदार्थों का आदान प्रदान, भोजन का आदान प्रदान, यही परासरण। और ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही संभव हो पाता है, जैसा कि इस क्रियाकलाप में दिया गया है। आगे आ गया।
कोशिका भित्ति पौधे कोशिका भित्ति पौधे पौधों, कवक तथा बैक्टीरियो की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प पराशरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका प्रासरण विधि द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के अंदर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। आगे आ गया केंद्रक, मानी सेंट्रोसोम कहेंगे शायद इसे, या सेंटर कहेंगे। वैसे तो केंद्रक मानी सेंटर होता है, लेकिन सेंट्रोसोम कुछ होगा इसका अंग्रेजी में। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, केंद्रक मानी कोशिका के अंदर, कोशिका में एक सेंटर होता है, मानी केंद्रक भी होता है। आपको याद होगा कि हमने प्याज की जो झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी, उसमें इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या 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 प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई। कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर भिन्न भिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ गहरे हरे होते हैं और कुछ गहरे रंगों के होते हैं, हरे होते हैं, और कुछ कम होते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे आ गया कोशिका को रगड़ने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन सेफ्रानिन या फिर मैथिलिन ब्लू मैथिलिन मैथिलिन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। सेफ्रानिन या फिर मैथिलिन ब्लू का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिकाओं को देखा है। आओ अब हम अपने शरीर से से मिली कई कोशिकाओं को देखते हैं। मिली हुई कई कोशिकाओं को क्या करते हैं, देखते हैं। आगे लीजिए, कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से खुरचो। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई? सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर फैलाकर रखो। इसे रगड़ने के लिए एक बूंद मिथिलिन ब्लू की डालो। चलिए तो भाई, वॉइस आ गई। चलिए करते हैं। तो कितना होगा भाई, कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से खुरचो। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई? सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रखो। इसे रगड़ने के लिए एक बूंद मैथिलिन ब्लू रगड़ने के लिए क्या करेंगे, मैथिलिन जो ब्लू है वो लगाओ। मैथिलिन ब्लू की बूंदे डालो। ठीक है,
फिर क्या करना है डालने के बाद? इस पर कवर स्लिप रखना ना भूले। कवर स्लिप लगानी है, इस पे ऊपर एक और स्लिप लगानी है। स्लिप मानी स्लाइड, ठीक है ना। हम क्या देखते हैं, कोशिकाओं की आकृति कैसी है। इस आकृति को एक पेपर माने कागज पर बनाएं। आप क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की तरह की संरचना देख रहे हैं? हाँ, उसमें दिखाई दी थी, पहले भी दिखाई दी थी, ठीक है। संरचना देख रहे हैं। प्याज की झिल्ली में भी थी, बिल्कुल। केंद्र के चारों ओर गहरी परत का एक स्तर, गहरी परत का क्या होता है, एक स्तर होता है, जिसे हम केंद्र झिल्ली कहते हैं, है ना, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जिस प्रकार सेल की तरफ चारों ओर सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी प्रकार इसके चारों ओर भी सेल केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। मानी जो केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य, माने केंद्र के अंदर जो कोशिका द्रव भरा हुआ है वो केंद्र से बाहर जा पाता है या फिर केंद्र से अंदर आ पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग माने 5.24 में पढ़ेंगे, माने आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। माने आगे इसका पॉइंट है, वहां पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। पहले मैं बदल लेता हूं बैटरी, 1 मिनट। नहीं, चलिए आगे। वॉइस आ गई, बिल्कुल। आगे चलते हैं। आगे भाई क्या है, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक में क्या होते हैं भाई, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं केंद्रक में, क्या होते हैं भाई, क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तब छड़ जैसे दिखाई देते हैं। छड़ देखिए ना, डंडी डंडी जैसे दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए माने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाती है। देखो भाई, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जिसे हम कह सकते हैं गुणसूत्र, ठीक है, तो इनमें गुण होते हैं अपने माता पिता के। जब माता पिता जो ये गुण हैं जो डीएनए के अंदर होते हैं, ठीक है, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं, डीएनए के। देखो, कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम्स में आनुवांशिक गुण होते हैं। आनुवांशिक मतलब मेरे में क्या क्या गुण है, मेरी शक्ल कैसी, मेरी आंखें कैसी है, मेरा चेहरा कैसा है, मेरी लंबाई कैसी है, मेरे बोलने का हाव भाव कैसा है, मेरे बाल कैसे है, क्या मैं यहाँ से गंजा तो थोड़ी हूँ, ठीक है, क्या मेरे अभी समय से पहले चांद निकल गई है, ऐसे कट सकते हैं ना काफी लोगों के। और मेरे दांत कैसे हैं। तो जब मेरा बच्चा होगा, मेरा लड़का होगा या मेरी लड़की होगी, तो मेरे और मेरी पत्नी के गुण उस बच्चे के अंदर दिखाई देंगे। हो सकता है कभी कभार पिता के ज्यादा दिखाई दे देते हैं, पत्नी के कम। कभी कभार पिता के कम और पत्नी के ज्यादा गुण दिखाई दे जाते हैं। परंतु पत्नी से भी, माने एक माता से भी और एक पिता से भी जो गुण एक दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं वही होते हैं आनुवांशिक गुण। क्या होते हैं, आनुवांशिक गुण, जो किसके द्वारा पहुंचते हैं, डीएनए के द्वारा। और वो गुणसूत्रों के अंदर निहित होते हैं, संचरित होते हैं, समाहित होते हैं। यहां पर एक हमें चीज मिली है, डीएनए। डीएनए का बोले तो डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड अपने शरीर के प्रत्येक पार्ट में, चाहे इतनी सी कि अपनी खाल से खुरची, मतलब खुरची क्यों ना हो, उसमें भी डीएनए मौजूद होता है। सीआईडी आप लोगों ने देखी होगी, डीएनए के आधार पे बाल की खाल निकाल के वो क्या कर लेते हैं, दोषी को पकड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जिसने भी क्राइम किया है उसे पकड़ लेते हैं डीएनए टेस्ट करके, या फिर फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, है ना। कोई कहीं से हाथ, जैसे मैंने अभी इसके हाथ लगाया तो हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरी स्किन स्किन
इस पे इससे छूट के यहाँ पे चिपक गई है। अब वो क्या करते हैं, पहले तो ये पूरे जो मेरे यहाँ पे अपने को दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे जब मैं बंद करूंगा तब काली स्मेल आएगी, तो काली जो स्क्रीन आएगी तब दिखाई देंगे मेरे को, जो मैंने यहाँ पे हाथ लगाया ऐसे पूरा का पूरा हाथ दिखाई देगा। तो मेरे फिंगरप्रिंट उस पर पहुंच जाएंगे, और मेरी जो इसमें ये सोचना मत कि यहाँ से जो स्किन है वो उस पर छूट के चिपकी, नहीं चिपकी है भाई, कुछ मात्रा में चिपकी है, तो वह भी वहां दिखाई देगी। और उसको वो कुछ केमिकल लगा लगा के छुड़ा लेते हैं, और उसी फिंगरप्रिंट को भी वो केमिकल लगा के उस पर पेज पे निकाल लेते हैं, कुछ होता है उनका जिस पे वो डाल लेते हैं, और फिर पकड़ लेते हैं दूसरी को। मतलब डीएनए के अंदर प्रत्येक इंफॉर्मेशन अपने शरीर की होती है, और डीएनए प्रत्येक व्यक्ति का अलग होता है। मेरा अलग है, मेरी पत्नी का अलग है, मेरे बच्चे का भी अलग है, पर 100% नहीं, 80% तो अलग हो ही जाएगा। 80% का मतलब 20% अलग होगा, 80% मेरे से मिलेगा, तभी तो वो मेरा बच्चा रहेगा या मेरी बच्ची रहेगी, नहीं तो फिर पता नहीं किसी और की भी हो सकती है। ऐसा नहीं, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है ना, जब ऐसा हो जाता है कभी कभार पति को पत्नी पे शक हो जाता है कि ना इस बच्चे की शक्ल मेरे से नहीं मिल रही है, मतलब हो सकता है कि उसको कोई ऐसा आदमी दिख गया हो आसपास जिसकी शक्ल उसमें आ जाए। अब गड़बड़ से मामला, अगर वो बात छिपा के रखना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभार उस पत्नी के पति पत्नी के बहुत ज्यादा झगड़े होता है, तो फिर फंसाने की सोचता है ना, बता किससे लेके आई है, हैं? चले आगे। तो डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति मानी जो बच्चे होंगे और उनमें जाते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं इसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो डीएनए का क्रियात्मक खंड है दैट इज कॉल्ड जीन। जब इसकी खोज की गई थी जीन को, तो फर्स्ट टाइम इसको कारक कहा गया था। क्या कहा गया था? कारक। क्या कहा गया था भाई? कारक कहा गया था। आगे चलिए। कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, उसमें क्रोमेटीन पदार्थ के जो डीएनए क्रोमेटीन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। मतलब जब कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो डीएनए किस रूप में विद्यमान रहता है? क्रोमेटीन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है क्रोमेटीन पदार्थ के रूप में। क्रोमेटीन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं माने जाल होता है, धागे जैसा जाल होता है, धागे की तरह संरचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। पिंड मानी बोला समझ लो। जब कभी कोशिका विभाजन होने वाली वाली होती है तब यह क्रोमोसोम संगठित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जब कोशिका का विभाजन होगा, यूं बटेगी कोशिका दो भागों में, तब इसका क्या हो जाएगा? संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेले कोशिका विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनती हैं। यह कोशिका के विकास पर व परिपक्वन को निर्धारित करता है। क्या करता है? परिपक्वन को निर्धारित करता है। तथा साथ ही सजीव कहाँ जाता है बाबू? है कहाँ जा रहा है? तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। जो बैक्टीरिया बहुत चिन्हित होते हैं, ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं, जीवाणु। हाँ हाँ, बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटीन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक क्या कहते हैं? उन्हें प्रोकैरियोटिक आदि अथवा पूर्व
माने प्रो कैरियोट, कैरियोट बराबर कैरियोन या केंद्रक, ठीक है। माने प्रो आदि अथवा पूर्ण, या कैरियोट या बराबर में क्या है कैरियोन, कैरियोट या कैरियोन या केंद्रक। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकेरियोटिक कहते हैं। देखो, एक होता है प्राकेरियोट, एक होता है प्राकेरियोटिक। क्या होता है, एक होता है प्राकेरियोटिक। कुछ जीवों में, जीव दो प्रकार के होते हैं, यूकेरियोटिक, एक होता है प्राकेरियोटिक। तो जिन के अंदर केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम कहते हैं यूकेरियोटिक। मानिए जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम यूकेरियोटिक कहते हैं। यूकेरियोट या यूकेरियोटिक, क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक या यूकेरियोट कहते हैं। जिन जीवों के केंद्रक की झिल्ली होती है उन्हें हम यूकेरियोटिक कहते हैं, और जिनमें झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्राकेरियोटिक कहते हैं। तो प्राकेरियोटिक कोशिकाओं में भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के संगठित भागों में असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। समझ में आ गया यूकेरियोटिक क्या है। ठीक है ना। जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें तो हम प्राक्यूरियोटिक कहते हैं। जिनमें केंद्रक झिल्ली, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम प्राकेरियोटिक कहते हैं। जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम यूकेरियोटिक झिल्ली, यूकेरियोटिक कहते हैं। आगे आ गया प्राकेरियोटिक कोशिकाओं में जो जो कि चित्र में दिखाया, अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। अधिकांश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका मानी थैली की तरह ही संरचना के साथ होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। समझो इसे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्ली पुट्टिका के साथ होता है, जबकि मानी जो संश्लेषित बैक्टीरिया है उनमें जो क्लोरोफिल होते हैं वो एक झिल्ली में होते हैं, मतलब एक थैली में होते हैं, गांठ में होते हैं। जबकि इसमें किस में होते हैं, प्लास्टिड में होते हैं। प्लास्टिड किस में होते हैं, प्लास्टिड। तो यहाँ पे चित्र आ गया, ये काहे का आ गया, प्राक्यूरियोटिक कोशिका का। प्राक्यूरियोटिक कोशिका का मतलब जिनमें केंद्रक, जो बाहर की मेम्ब्रेन नहीं होती है ना, जो केंद्रक झिल्ली जिनमें नहीं होती है, केंद्र के बाहर जो झिल्ली नहीं होती है वो कौन सी कोशिका होती है, प्राक्यूरियोटिक कोशिका होती है। और जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है वो होती है यूकेरियोटिक। ठीक है। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति ये बाहर दिख रही है, ये कोशिका ही है एक तरीके से पूरी, प्राक्यूरियोटिक कोशिका है, माने इसके बाहर क्या नहीं है, झिल्ली नहीं है। तो ये कोशिका भित्ति है, झिल्ली नहीं है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। केंद्रक की बात करेंगे, ये कोशिका काय है, इसके अंदर जो भरा हुआ है कुछ पदार्थ है यहाँ पे, कोशिका काय, ये है आपका राइबोसोम। ये जो भरा है इधर कुछ है, राइबोसोम है। ठीक है। यहाँ कुछ थ्रेड सा इसका कुछ दिखाई दे रहा है। कोशिका द्रव्य मानी कोशिका द्रव्य को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या आ गया है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में बोलते हैं, कोशिका को सेल बोलते हैं, और सेल से साइटोप्लाज्म बनता है। तो जब हम प्याज की झिल्ली अथवा तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा, तब हमें प्रत्येक कोशिकाओं में एक बड़ा क्षेत्र देखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं जिन्हें कोशिक का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है। क्या बोल रहा,
माने प्रत्येक अंगक में, समझो इसे जरा, क्या बोल रहा है कि विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। मानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिल जाए तो जो बनता है वो जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका जीव द्रव्य। ठीक है। वैसे कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं और ये जो जीव द्रव्य होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिलकर क्या बना लेते हैं? आपका जीव द्रव्य कहलाते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। जो कोशिका अंगक होते हैं वो क्या होते हैं? झिल्ली युक्त, माने उनके झिल्लियां होती हैं। क्या होती है? उनकी झिल्लियां। कोशिकाओं में वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। जो वायरस होता है उसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। क्या बोल रहा है? इसको समझो कि भाई जो वायरस में किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती? झिल्ली नहीं होती है। इसीलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते, मानी जो जीवन के गुण है तब तक लक्षित मानी लेता नहीं है, तब तक नहीं होते जब किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके, मानी उसके अंदर घुसकर कोशिका की मशीनरी, मानी कोशिका में जो पदार्थ भरा हुआ है उसका उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। बहुगुणन का मतलब है अपनी बहुत सारी फोटोकॉपी बना लेता है। मानी जैसे ही कोई भी वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में घुसता है, मान लीजिए 1-2 वायरस घुसे या 10 घुस गए, तो जैसे वो घुसेंगे तो कोशिकाओं तक पहुंच जाएंगे या किसी भी अंग में जहाँ रहेंगे तो वहाँ कोशिकाओं को पकड़ेंगे, उसका उपयोग लेंगे उनकी मशीनरी का, माने उनके द्रव्यों का, उनके पदार्थों का, और फिर अपना गुणन कर लेते हैं। गुणन का मतलब है कि अपनी संख्या में बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई आने दो, अब तो खाने को मिल गए, चलो करो पैदा, है ना? ठीक है ना? मतलब कोई भी जीव तब पैदा करेगा ना किसी चीज को अपने से, जैसे 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 फोटोकॉपी, जब उसको सही से खाने को मिले। ठीक है। अब खुद के जीव के तो खाने के लाले पड़ रहे हैं और पैदा कहाँ से करेगा? फिर उनको क्या खिलाएगा? ठीक है ना? खैर वो बात अलग है। क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिसमें कि प्राकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके? तो भाई क्या है रिक्त स्थान? आकार प्राय छोटा होता है। ऊपर क्या है देखो, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके पहली बात तो क्या नहीं होती? झिल्ली नहीं होती है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की झिल्ली नहीं होती है तो आकार छोटा रहेगा, क्योंकि झिल्ली भी लग जाएगी तो मोटा हो जाता है ना थोड़ा, तो आकार क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। आकार कितना है? 1 माइक्रोमीटर का, जो कि 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। आकार प्राय बड़ा होता है क्योंकि इसमें झिल्ली होती है। आगे क्या होगा? केंद्रीय क्षेत्र में कहने का मतलब इसकी झिल्ली नहीं होती, कहने है ना? इसमें उसे कहते हैं, तो इसे यूकेरियोटिक कहते हैं, सॉरी प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्रोमोसोम एक होता है इसके अंदर। इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में। केंद्रीय क्षेत्र सुस्पष्ट और चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरा होता है। इसमें केंद्र की झिल्ली से नहीं घिरा होता है। इसमें केंद्र की झिल्ली से नहीं घिरा होता। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है, माने झिल्ली युक्त कोशिका के जो अंगक होते हैं जिनमें झिल्ली होती है वो चीजें होती नहीं है यहाँ पे, और जिनमें झिल्ली होती है वो चीज यहाँ पे होती है। आगे चलो। आगे है कोशिका अंगक। कोशिका में कौन कौन से अंग है, अब उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब तक तो हमने पढ़ लिया यूकेरियोटिक क्या होती है, प्रोकैरियोटिक क्या होती है, ये सब चीजें जान ली। एक बार और जान लेते हैं यूकेरियोटिक क्या होती है, जिसके सेल मेम्ब्रेन, जिसके मतलब झिल्ली होती है, केंद्रक की झिल्ली होती है। जिस कोशिका में कोशिका के केंद्रक की झिल्ली होती है वो होता है आपका यूकेरियोटिक, और जिस कोशिका में केंद्रक की झिल्ली नहीं होती वो होता है आपका प्रोकैरियोटिक। और उसमें काफी सारे अंगक होते हैं जिनमें मानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर बिना झिल्ली के जो पदार्थ है वो वाली चीज नहीं होती है, और यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली वाली चीजें होती हैं।
ये आकार में यूकेरियोटिक प्राक्योरियोटिक छोटा होता है, यूकेरियोटिक बड़ा होता है। ठीक है। एक होता है जीव द्रव्य, माने कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। कोशिका में भरा हुआ जो द्रव्य होता है उसे कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं उसे हम? जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका में भरे हुए द्रव्य को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है। अब आ गया अपना कोशिका अंगक। कोशिका अंगक माने कोशिका के अंदर देखो काफी सारी सी गोल्जी काय होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं। ठीक है। प्लास्टिड होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उन सब चीजों को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। क्या वही सारी है? बढ़िया। चिन्नी चिन्नी है आ रही है। हम मेरे ढोलना। आगे देखो, कोशिका अंगक माने कोशिका में कौन कौन से अंग है? प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर क्या होता है? अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें उपस्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिनमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल है भी को भी क्या कहते हैं? उपापचय क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्यों को सहारा दे सके। यानी होता इन विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्राक्योरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। जो उन्हें क्या करता है? प्राक्योरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। प्राक्योरियोटिक कोशिकाओं से क्या करता है? अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा। अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जिकाय उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इन पर हम विचार करेंगे और ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। ये कोशिकाओं के क्या करते हैं? बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। आगे आ गया अपना अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका को बोलते हैं एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम कहते हैं, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। चलिए, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों मानी पुटिकाओं मानी थैलियों की तरह दिखाई देती है। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो पुट्टिकाओं की तरह दिखाई देती है। थैली जैसे अपने थैली होती है ना, छोटी सी थैली का मतलब पॉलीथीन। पॉलीथीन में पानी डालो और उसको पकड़ लो तो जो बनता है, ठीक है, थैली जैसा होता है, पुट्टिकाओं जैसा दिखाई देता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम की संरचना भी प्लाज्मा झिल्ली के रूप में ही मानी समरूप ही होती है। समरूप मानी उसके जैसे ही होती है। समरूप बोले तो उसकी जैसी। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। एक तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। चलिए भाई, बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे। हमारे इन्वर्टर हो गया है डिस, ठीक है ना। लाइट अभी जा रही है, इस वजह से इन्वर्टर डिस है। फिर अगले सेशन में इसको लेंगे। धन्यवाद।